साइबरस को मारने पर जिन्हू को रिवार्ड के तौर पर 3 चीजें मिलती है। सबसे पहले नंबर पर उसे एक नेकलेस मिलता है और दूसरे नंबर पर उसे सामने वाले दरवाजे की चाबी मिलती है जो कि उसे साइबरस को मारने पर ही मिल सकती थी, और तीसरे नंबर पर एक बेकार सा दांत मिलता है जैसा कि इंस्टेंट डंजन में वुल्फ मॉन्स्टर्स को मारने पर मिलता था। फिर जिन्हू अपने हार्ट स्टोन को इस्तेमाल करते हुए उस डंजन से बाहर आ जाता है। नेक्स्ट सीन एक कैफे का होता है जहाँ पर एक आदमी बैठा होता है, उसके सामने एक और आदमी बैठा होता है जो कि एक हंटर होता है और साथ में वो हंटर एक पुलिस वाला भी है। वो हंटर उस शख्स से कहता है, तुमने मुझे यहाँ पर किस लिए बुलाया है? वो शख्स हंटर से कहता है, मैंने सुना है कि डंजन के अंदर जो कुछ भी होता है वो सब कुछ डंजन के अंदर ही रहता है, बाहर वालों को कुछ भी पता नहीं चलता कि डंजन के अंदर क्या हुआ। हंटर उसे कहता है, तुम डंजन के अंदर ऐसा क्या करवाना चाहती हो? उसी वक्त वो शख्स पैसों से भरा हुआ एक बैग टेबल के ऊपर रखता है और हंटर से कहता है, इस बैग के अंदर 20 बिलियन बोन है। मुझे लगता है कि तुम मेरी बात को समझ सकते हो। मैं इतने सारे पैसों से तुम्हारे से क्या करवाना चाहता हूँ। साथ ही वो अपना सर झुका लेता है और हंटर से कहता है, प्लीज हंटर, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, मेरे लिए उन सालों को मार डालो। वो हंटर उस शख्स से कहता है, चलो ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझे 10 बिलियन एक्स्ट्रा देने होंगे क्योंकि हमारे साथ और भी ज्यादा हंटर्स जाएंगे, मुझे उन सबको भी मारना पड़ेगा। क्या तुम और ज्यादा पैसे अरेंज कर सकते हो? मेरे लिए उन सारे हंटर्स को मारना बिल्कुल कीड़े मकोड़ों की तरह है, लेकिन उसके साथ और भी बहुत सारे हंटर्स हमारे साथ जाएंगे, मुझे उन सबको भी मारना पड़ेगा ताकि कोई बाहर आकर ना बता सके। वो शख्स उसे कहता है, क्या तुम इस बात को लेकर सीरियस हो? क्या तुम वाकई में उन सबको भी मारना चाहते हो? हंटर उसे कहता है, जब हम लोग एक बी रैंक के हंटर होते हैं तो हमें बहुत सारे गिल्ड से कॉल्स आती है कि हमारे गिल्ड को ज्वाइन कर लो, लेकिन क्या तुम ये बात जानते हो कि मैंने उन गिल्ड को क्यों ज्वाइन नहीं किया? किसी गिल्ड को ज्वाइन करने की बजाय मैं पुलिस डिपार्टमेंट में क्यों चला गया? साथ ही वो हंसते हुए शख्स से कहता है, क्योंकि मुझे मॉन्स्टर्स को मारने से ज्यादा इंसानों को मारना ज्यादा पसंद है, इसीलिए मैं पुलिस डिपार्टमेंट में चला गया। नेक्स्ट सीन एक डोजो का होता है जहाँ पर मिस्टर सॉन्ग एक हंटर को तलवारबाजी सिखा रहे होते हैं। ये वही मिस्टर सॉन्ग है जो कि फर्स्ट एपिसोड में आए थे और उनसे जो तलवारबाजी सीख रहा है वो उनका स्टूडेंट है जो कि एक एस रैंक का हंटर है, लेकिन अभी उसके बारे में कुछ भी नहीं बताते और ना ही उसका चेहरा दिखा रहे हैं। ट्रेनिंग खत्म करने के बाद एस रैंक का हंटर उसे कहता है, मास्टर आप तो अभी भी बहुत ज्यादा स्किल्ड है। मिस्टर सॉन्ग उसे कहते हैं, तुम कैसी बात कर रहे हो? मेरी बॉडी बूढ़ी हो चुकी है, अगर मैं मुसलसल ट्रेनिंग न करता रहूं मैं तो बिल्कुल बेकार हो जाऊंगा, और वैसे भी ये तो तुम्हारी मेहरबानी है कि तुम अपनी फुल स्ट्रेंथ इस्तेमाल नहीं करते, वरना एक एस रैंक के सामने मेरी क्या मजाल के मैं तुम्हें हिट भी कर सकूं। आप सभी को 4th एपिसोड से याद ही होगा कि मिस्टर सॉन्ग का एक बाजू कट जाता है और मिस्टर सॉन्ग काफी अरसे से डंजन के अंदर नहीं गए। मिस्टर सॉन्ग अभी अपने हंटर स्टूडेंट से बात ही कर रहे होते हैं कि उसी वक्त उन्हें गिल्ड से कॉल आती है, उन्हें एक सी रैंक की डंजन में रेड के लिए बुलाया जाता है। मिस्टर सॉन्ग अपने स्टूडेंट से कहते हैं, मुझे जाना होगा। उनका स्टूडेंट उनसे कहता है, मास्टर क्या वाकई में रिटायर नहीं होना चाहते? मिस्टर सॉन्ग उसे कहते हैं, तुम्हें किसने कहा कि मैं रिटायर होने वाला हूँ? मेरे पास पता नहीं कितनी जिंदगी बची है, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जितनी भी जिंदगी बची है मैं उसे इस दुनिया के काम ला सकूँ। हैरान करने वाली बात तो ये है कि एक एस रैंक का हंटर एक सी रैंक के हंटर से तलवारबाजी सीखने के लिए आया है। क्या तुम्हें भी ये बात हैरान करने वाली नहीं लगती? उनका स्टूडेंट मिस्टर सॉन्ग से कहता है, हाँ ये बात ठीक है कि मैं एक एस रैंक का हंटर हूँ, लेकिन मेरे पास स्किल्स नहीं है जो कि मुझे आपसे मिल सकते हैं। नेक्स्ट सीन में मिस्टर सॉन्ग गली में चलते हुए जा रहे होते हैं और कहते हैं, मुझे गिल्ड की तरफ से एक डी रैंक के डंजन में जाना होगा। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं, डंजन के अंदर मॉन्स्टर्स के ऊपर मेरी तलवार काम नहीं करती क्योंकि अपनी अवेकनिंग के बाद मैं एक मैजिशियन हंटर बना था, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों हुआ क्योंकि मैं तो एक तलवारबाज था। इतने साल लगाकर मैंने अपनी तलवारबाजी सीखी, लेकिन हीरो बनने के बाद मुझे मैजिक मिल गया। हो सकता है इसके पीछे कोई रीजन हो, लेकिन मुझे अभी तक इसकी रीजन समझ में नहीं आई। मिस्टर सॉन्ग अपनी ही सोचों में गुम चलते हुए जा रहे होते हैं कि उसी वक्त एक हुड पहने हुए लड़का उनके पास से गुजरता है। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं, जरा बात सुनो, मुझे लगता है शायद मैंने तुम्हें पहले कहीं पर देखा है। वो उस लड़के को देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो हमारा जिन्हू होता है। मिस्टर सॉन्ग उसे कहते हैं, तुम तो बिल्कुल भी पहचाने नहीं चाहते, पहले तो तुम छोटे हुआ करते थे, तुम इतने ज्यादा लंबे कैसे हो गए? सिर्फ चंद ही महीनों में तुम इतने बड़े कैसे हो गए? और साथ ही मिस्टर सॉन्ग को जिन्हू की टांग के बारे में याद आता है कि डंजन के अंदर उसकी टांग कट गई थी। मिस्टर सॉन्ग उसे कहते हैं, मुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन जैसे ही वो उसके पैर की तरफ देखते हैं तो उसकी टांग पूरी सलामत होती है। मिस्टर सॉन्ग से देखकर हैरान हो जाते हैं और उसे कहते हैं, आखिर ये कैसे हुआ? तुम्हारी टांग तो बिल्कुल ठीक है। जिन्हू मिस्टर सॉन्ग से कहता है, आप सबके चले जाने के बाद मैं वहाँ पर बेहोश हो गया था। जब मुझे इस डंजन से बाहर निकाला गया तो मेरे पाँव बिल्कुल सलामत थे और मेरी पूरी बॉडी हील हो चुकी थी। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं, आखिर उस डंजन में ऐसा क्या हुआ? लेकिन साथ ही वो हंसते हुए जिन्हू से कहते हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर वाकई में तुम्हारा पैर कट जाता तो तुम्हारे जैसे यंग लड़के के लिए ऐसा तो बहुत ही बुरा होता। मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। जिन्हू मिस्टर सॉन्ग के बाजू की तरफ देखता है। मिस्टर सॉन्ग उसे कहते हैं, तुम्हें इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं, मेरी लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही है, मुझे इस बाजू से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता रहा, आखिर तुम्हारा क्या हुआ होगा? वैसे मैंने सुना था कि तुम बच गए हो, लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा था और आज तुम्हें देखकर भी यकीन नहीं आ रहा। मिस्टर सॉन्ग जिन्हू से कहते हैं, कहीं तुम भी इस डंजन में जाने के लिए तो नहीं आए? कहीं तुम्हें गिल्ड से मैसेज तो नहीं आया? जिन्हू मिस्टर सॉन्ग से कहता है, हाँ मुझे भी गिल्ड की तरफ से मैसेज आया है, क्या आपको भी मैसेज आया है? वो दोनों डंजन वाली साइड पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर 3 लोग पहले से मौजूद होते हैं। जैसे ही वो उन तीनों के करीब जाते हैं तो मिस्टर सॉन्ग कहते हैं, ये तो बहुत ही अमेजिंग दिन है, आज तो सारे लोग यहीं पर मौजूद हैं। ये सारे वही लोग हैं जो उस दिन डंजन में से बच गए थे। मिस्टर किम और जूही दोनों भी वहीं पर होते हैं। जूही जिन्हू को देखकर हैरान हो जाती है, जबकि जिन्हू को मिस्टर किम को देखकर गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि मिस्टर किम उन्हें मरने के लिए वहाँ पर छोड़कर भाग गए थे।
फिर वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। मिस्टर सोंग कहते हैं ये तो वाकई में कोइंसिडेंस है कि उस डंजन के वाकये से जिंदा बचने वाले हम सारे लोग दोबारा से एक साथ डंजन में जाने वाले हैं। जूही जिन्वू की तरफ देखती है तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और कहती है क्या तुम वाकई में वही जिन्वू हो? तुम तो बिल्कुल भी पहचाने नहीं जा रहे। जिन्वू हल्का सा मुस्कुराता है और उसे कहता है हाँ मैं वही जिन्वू हूँ। जूही जिन्वू से कहती है मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत ज्यादा कोशिश की लेकिन तुम मुझे कभी मिले ही नहीं, तुम डंजन में भी नहीं आए। जूही आगे बढ़ती है और जिन्वू से कहती है तुम्हारा कद तो काफी ज्यादा लंबा हो चुका है, इतने महीनों में तुम इतने ज्यादा कैसे बढ़ गए और तुम्हारी टांग कैसी है? जैसे वो उसकी टांग की तरफ देखती है तो वो हैरान हो जाती है और कहती है तुम्हारी टांग तो हील हो चुकी है। जिन्वू अभी जूही को उस बारे में बताने लगता है। उसी वक्त सामने आकर एक गाड़ी रुकती है और उसमें से 3 क्रिमिनल्स निकलते हैं। वो निकलते ही इन दोनों से कहते हैं यहाँ पर तो एक रोमांटिक सीन चल रहा है, क्या यहाँ पर कोई मूवी या ड्रामा बनने वाला है? यहाँ पे ट्रेंड बदल चुका है, अब हंटर्स भी एक दूसरे को डेट करने लगे हैं। उनके साथ एक ऑफिसर भी होता है, ये वही बी रैंक का हंटर है जिसने पैसे लिए थे। वो उनसे कहता है अपनी बकवास बंद करो, तुम लोग यहाँ पर पिकनिक पर नहीं आए। उनमें से एक क्रिमिनल आगे बढ़ता है और जूही के पास से गुजरते हुए उसे कहता है डंजन के अंदर हमारा भी ख्याल रखना। मिस्टर सोंग भी हैरान होकर कहते हैं आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, ये क्रिमिनल्स यहाँ पर क्यों है? उसी वक्त गिल्ड की तरफ से एक लड़का आता है और उनसे कहता है मुझे माफ कर दे, मैं लेट हो गया। मिस्टर सोंग उसे कहते हैं पहले मुझे बताओ यहाँ पर चल क्या रहा है। वो लड़का मिस्टर सोंग से कहता है ये तीनों क्रिमिनल्स भी आज की रेड में तुम लोगों के साथ डंजन के अंदर जाएंगे। मिस्टर सोंग से सुनकर बहुत सा गुस्सा हो जाते हैं और उसे कहते हैं तुम्हें क्या लगता है क्या हम क्रिमिनल्स के साथ रेड पर जाएंगे? वो लड़का मिस्टर सोंग से कहता है चाहे वो क्रिमिनल्स हैं लेकिन वो है तो हंटर्स ही, और ऐसा तो पहले भी बहुत बार हो चुका है कि ऐसे हंटर्स जो कि क्रिमिनल्स होते हैं उन्हें डंजन के अंदर भेजा जाता है ताकि उनकी सजा को माफ किया जा सके या फिर उनकी सजा को कम किया जा सके। मिस्टर सोंग उसे कहते हैं अब इससे बुरा और ज्यादा क्या हो सकता है? वो लड़का उनसे कहता है प्लीज मेरी बात को समझिए, हमारे इस इलाके में हंटर्स बहुत ज्यादा कम हैं, हमें इन्हीं के साथ काम चलाना होगा। आपको इन क्रिमिनल्स की वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं। उनके साथ वो काले सूट वाला बंदा पुलिस डिपार्टमेंट से है, उसका नाम टाइशिक है और वो एक बी रैंक का हंटर है। वो तीनों क्रिमिनल सी रैंक के हंटर्स हैं। अगर वो तीनों मिलकर भी उसका मुकाबला करना चाहें तो वो एक बी रैंक के हंटर को नहीं हरा पाएंगे। जिन्वू टाइशी की तरफ देखता है और कहता है मुझे बहुत ही बुरी फीलिंग आ रही है। साथ ही वो जूही से कहता है जूही प्लीज तुम इस रेड में हमारे साथ मत आओ। जूही उसे कहती है क्या तुम जा रहे हो? जिन्वू से कहता है हाँ मुझे जाना होगा। जूही उसे कहती है अगर तुम जाओगे तो मैं भी जाऊंगी। मिस्टर सोंग सभी की तरफ देख रहे होते हैं और कहते हैं मुझे लगता है ये हमारी किस्मत है कि हम सबको इन क्रिमिनल्स के साथ इस डंजन के अंदर जाना होगा। फिर वो लोग उस डंजन के दरवाजे के सामने चले जाते हैं। टाइशिक तीनों कैदियों के हाथ खोल देता है। उनमें से एक कैदी उसे कहता है क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें हमें थोड़ी सी इज्जत देनी चाहिए? तुम हमें गुलामों की तरह ट्रीट कर रहे हो। टाइशिक उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो। वो उनके हाथ खोलने के बाद मिस्टर सोंग के पास आता है और उन्हें कहता है मेरा नाम टाइशिक है और मैं मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट से हूँ। ये तीनों क्रिमिनल मेरी निगरानी में रहेंगे, इसलिए तुम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं। अब मुझे बताओ तुम लोगों में से कौन सा बंदा आज हमारी रेड को लीड करेगा? मिस्टर सोंग उसे कहते हैं हाँ मैं कर सकता हूँ। मिस्टर सोंग जिन्वू से पूछते हैं क्या मैं लीडर बन सकता हूँ? तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? जिन्वू उनसे कहता है नहीं मुझे कोई एतराज नहीं। ये बात सुनते ही मिस्टर सोंग उसके सामने अपना सर झुकाते हैं और कहते हैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे एक और चांस देने के लिए। उस दिन डंजन के अंदर मेरी वजह से 11 लोग मारे गए थे लेकिन तुम्हारी वजह से 6 लोग बचे भी थे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि वो सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी लेकिन मैं आज अपनी पूरी कोशिश करूंगा तुम सब लोगों को सेफ रखने की। मिस्टर सोंग मिस्टर किम से कहते हैं मिस्टर किम क्या आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं अगर मैं इस प्लेट को लीड करूं? मिस्टर किम ज्यादा खुश नहीं होते और दूसरी तरफ मुंह घुमा लेते हैं और कहते हैं जो तुम्हारा दिल करे वो करो। फिर वो सारे लोग डंजन के अंदर चले जाते हैं। डंजन के अंदर उनका सामना गॉब्लिन मॉन्स्टर्स के साथ होता है। वो सारे क्रिमिनल जंगली जानवरों की तरह उन मॉन्स्टर्स पर टूट पड़ते हैं और उन्हें मार रहे होते हैं। जैसे उनको मॉन्स्टर्स को मारने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है। मिस्टर सोंग उनकी तरफ देखकर कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रही इनमें से मॉन्स्टर कौन है, वो गॉब्लिन्स या फिर ये क्रिमिनल्स? उसी वक्त एक गॉब्लिन मॉन्स्टर पीछे से मिस्टर सोंग पर अटैक करता है। मिस्टर सोंग अपनी मैजिक पावर को इस्तेमाल करते हुए उस गॉब्लिन मॉन्स्टर को मार देते हैं। साथ ही 2 गॉब्लिन मॉन्स्टर सामने की तरफ से आते हैं। मिस्टर सोंग अपनी मैजिक पावर को इस्तेमाल करते हुए सामने की तरफ ही आपको इस्तेमाल करते हुए उनको मार देते हैं। एंट्रेंस पर मौजूद सारे गॉब्लिन्स को मारने के बाद वो लोग थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। मिस्टर सोंग जिन्वू की तरफ देखते हैं और कहते हैं जिन्वू तुम तो पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो और तुम्हारे हाथ में ये जो हंजर है ये तो बहुत ही स्पेशल है। तुम्हें ये कहाँ से मिला? हम सबको तो तुम्हें डंजन के अंदर हाली हाथ आते हुए देखने की आदत हो गई थी, तुम्हारे पास अचानक से डैगर कहाँ से आ गया? जूही भी काफी ज्यादा खुश होती है और जिन्वू से कहती है मुझे तो तुम्हें एक बार भी हील नहीं करना पड़ा, क्या तुम मार्शल आर्ट सीख रहे हो? जिन्वू से कहता है नहीं मैं बस डेली एक्सरसाइज करता हूँ। मिस्टर सोंग अपने आप में सोचते हैं हालांकि मैंने जिन्वू के साथ मजाक किया है लेकिन ये वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा। और मैं सिर्फ इसकी बॉडी की बात नहीं कर रहा, ये तो वाकई में बहुत ज्यादा बदल चुका है। पहले जब ये डंजन के अंदर आता था तब ये बहुत ही डरा हुआ और घबराया हुआ होता था और हमेशा जख्मी होकर बाहर जाता था, लेकिन अब तो देखो ये किस तरह मुस्कुरा रहा है और बहुत ज्यादा रिलैक्स है। जबकि दूसरी तरफ जूही अभी भी कांप रही है। मुझे लगता है कि वो अभी भी डर रही है उन मॉन्स्टर्स की वजह से। हालांकि यहाँ पर सिर्फ गॉब्लिन्स हैं। ये अभी भी अपने ट्रामा से बाहर नहीं निकली। वो डंजन के एंट्रेंस को क्लियर करने के बाद जैसे ही आगे जाती है, आगे जाकर वो डंजन 3 रास्तों में तब्दील हो जाती है। टाइशिक उनसे कहता है इस डंजन का रैंक लो है, क्यों ना हम लोग 3 ग्रुप्स बना ले, इस तरह हम लोग जल्दी से इस डंजन को क्लियर कर पाएंगे। मिस्टर सोंग टाइशिक से कहते हैं अच्छा ठीक है चलो ग्रुप बनाते हैं।
ताइशिक मिस्टर सोंग से कहता है, मैं तीनों क्रिमिनल्स को लेकर राइट की तरफ जाता हूँ। अगर तुम में से किसी ग्रुप को बॉस का रूम मिलता है तो जल्दी से मेरे पास आ जाना, फिर हम सब लोग मिलकर उस बॉस का सामना करेंगे। जिन्हों अपनी सेंसिबिलिटी को इस्तेमाल करते हुए उन तीनों सुरंगों के अंदर देखता है तो उसे पता चलता है कि बॉस लेफ्ट वाली साइड पर है। जिन्हों मिस्टर सोंग से कहता है, मिस्टर सोंग हमारे ग्रुप को लेफ्ट वाली साइड पर जाना चाहिए। जिन्हों की ये बात सुनकर ताइशिक जिन्हों की तरफ देखता है, जबकि जिन्हों ताइशिक की तरफ देखता है। राइट साइड पर वो तीनों क्रिमिनल्स ताइशिक के साथ जाते हैं, जबकि सेंटर में मिस्टर किम और दूसरा लड़का जाते हैं और लेफ्ट साइड पर जिन्हों, जूही और मिस्टर सोंग जाते हैं। जिन्हों कहता है, मुझे ये बात पता है कि हम लोग जिस तरफ जा रहे हैं वहीं पर बॉस का रूम है। गोब्लिन्स को मारने से मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला, बॉस को मारकर मुझे कुछ एक्सपीरियंस तो मिलेगा, लेकिन इस वक्त मुझे बॉस से भी ज्यादा कुछ और ज्यादा बुरा महसूस हो रहा है। उन क्रिमिनल्स के साथ जो बंदा है वो बहुत ज्यादा बुरा महसूस हो रहा है। ताइशिक उन तीनों क्रिमिनल्स के साथ अंदर तक चला जाता है। वो तीनों क्रिमिनल्स सारे गोब्लिन्स को मार रहे होते हैं, जबकि ताइशिक खड़ा उनको देख रहा होता है और कहता है, क्या इन छोटे गोब्लिन्स को मारने में मुश्किल तो नहीं हो रही? वो क्रिमिनल्स उसे कहते हैं, नहीं ये तो बहुत ज्यादा आसान है, ऐसे छोटे मोटे गोब्लिन्स तो हमारे सामने कुछ भी नहीं। ताइशिक गोब्लिन्स के बारे में बताता है और कहता है, गोब्लिन्स की पावर लेवल एक अडल्ट इंसान के बराबर होती है, जबकि इनके ब्रेन का साइज बिल्कुल एक बच्चे जैसा होता है। इसीलिए या तो ये आगे से हमला करते हैं या फिर पीछे से या फिर झुंड बनाकर। बिल्कुल वैसे ही अगर तुम इंसानी बच्चे को एक हथियार पकड़ा दो तो वो भी बिल्कुल गोब्लिन्स की तरह ही बिहेव करेगा। और ये बात भी बिल्कुल सच है कि अगर किसी बच्चे को हथियार पकड़ा दिया जाए तो वो किसी भी इंसान को मार सकता है। मेरी नजर में इंसानों और मॉन्स्टर्स के दरमियान कोई भी फर्क नहीं, मेरे लिए तो दोनों ही कीड़े मकोड़े हैं। ताइशिक क्रिमिनल से पूछता है, क्या तुम लोग बच्चों को मार सकते हो? वो क्रिमिनल उसे कहती हैं, ये किस किस्म का सवाल पूछ रहे हो? ताइशिक हंसते हुए उनसे कहता है, हाँ तुम लोगों ने बिल्कुल ठीक कहा, ये बहुत ही अजीब सा सवाल है। चलो मैं तुम्हें एक और अजीब बात बताता हूँ। इस डंजन के अंदर तुम्हें 100 बच्चों का सामना करना होगा। वो क्रिमिनल उसे कहती है, कहीं तुम पागल तो नहीं होगे, ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? ताइशिक उनसे कहता है, फर्ज करो अगर कोई ऐसे 100 बच्चे आ जाते हैं जो कि तुम्हें मारना चाहते हैं, तो वो तुम्हें मार कर खा जाएंगे, तो तुम क्या करोगे? क्या तुम उन्हें मार डालोगे? वो तीनों क्रिमिनल्स उसे कहते हैं, हाँ हम लोग उन्हें मार डालेंगे, अपनी जान बचाने के लिए हम लोग कुछ भी करेंगे। ताइशिक उनसे कहता है, तुम्हारा जवाब बिल्कुल ठीक है, तुम्हें अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी करना चाहिए। मैं बिल्कुल ऐसे ही जाकर वापस गिल्ड वालों को रिपोर्ट करूंगा कि तुम तीनों क्रिमिनल्स ने मिलकर बाकी सब पर अटैक करने की कोशिश की और मैंने तुम सब लोगों को मार डाला। नेक्स्ट सीन मिस्टर किम और दूसरे बंदे का होता है। मिस्टर किम कहते हैं, इन गोब्लिन्स को मारना तो बहुत ज्यादा आसान है। दूसरा बंदा कहता है, चलो ये तो अच्छी बात है, मैं चाहता हूँ कि ये डंजन आसानी से क्लियर हो जाए, कुछ भी बड़ा हादसा ना हो। मिस्टर किम कहते हैं, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। पहले हम लोग कहते थे कि वीकेस्ट हंटर यानी जिन्हों हमारे साथ डंजन के अंदर जा रहा है तो इसका मतलब डंजन में कुछ भी बुरा नहीं होगा, वो डंजन बहुत ज्यादा वीक है। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कह सकता क्योंकि उस दिन जिन्हों हमारे साथ था, लेकिन हमारे 11 लोग मारे गए। मिस्टर किम कहते हैं, मैंने डिसाइड कर लिया है, इस रेड के खत्म होने के बाद मैं जिन्हों के पास जाऊंगा और अपना सर झुकाकर उससे माफी मांगूंगा। मिस्टर किम दूसरे वाले से पूछते हैं, क्या तुम्हें शर्मिंदगी महसूस नहीं होती क्योंकि तुम भी तो उस डंजन से भाग गए थे? मुझे लगता है कि हम दोनों को उनसे माफी मांगनी चाहिए क्योंकि हम लोग हंटर्स हैं और हंटर होते हुए हमने अपने दोस्तों को उस डंजन में मरने के लिए छोड़ दिया और अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग आए। अगर हमें फ्यूचर में इस तरह अपने काम को जारी रखना है तो हमें उनसे माफी मांगना होगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मिस्टर सोंग मुझे माफ करेंगे या फिर जिन्हों मुझे माफ करेगा, लेकिन फिर भी मुझे उनसे माफी मांगनी है ताकि मेरे दिल का बोझ हल्का हो सके। दूसरा बंदा मिस्टर किम से कहता है, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, चलो आगे चलते हैं, हम दोनों यहाँ पर अकेले हैं, हमें बहुत ही एहतियात करना होगी। वो दोनों चलते हुए जैसे ही आगे की तरफ जाते हैं उनके रास्ते मिल जाते हैं और वो दोनों गलती से ताइशिक की तरफ चले जाते हैं। मिस्टर किम जैसे सामने की तरफ देखते हैं तो वो देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। सामने ताइशिक होता है जो कि उन क्रिमिनल से कह रहा होता है, मेरा काम ये था कि तुम्हें जितनी ज्यादा दर्दनाक मौत दे सकूं उतनी ज्यादा दर्दनाक मौत दूं। आखिर इसी काम के तो मुझे पैसे मिले हैं। वैसे भी जब कोई चिल्लाता है मरने से पहले तो मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है। ताइशिक ने 2 क्रिमिनल्स को मार दिया होता है जबकि तीसरे वाले को गले से पकड़ रखा होता है। ताइशिक उन दोनों की तरफ देखता है और कहता है, ये क्या तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? कहीं तुमने सब कुछ देख तो नहीं लिया? और साथ ही ताइशिक अपना हंजर निकाल लेता है और कहता है, अच्छा तो मुझे लगता है कि यहाँ पर हमारे रास्ते मिल रहे हैं। साथ ही वो अपने हंजर को घुमाते हुए तीसरे क्रिमिनल का सर भी काट देता है। ताइशिक कहता है, इसका मतलब बॉस का रूम लेफ्ट वाला है, अब मुझे ज्यादा घूमना नहीं पड़ेगा। अब क्योंकि तुम दोनों ने मुझे देख लिया है तो मुझे लगता है कि मुझे अपने प्लान को थोड़ा सा चेंज करना होगा। जिन्हों मिस्टर सोंग और जूही के साथ बॉस के रूम की तरफ जा रहा होता है उसी वक्त उसे महसूस होता है कि बहुत ज्यादा किलिंग इंटेंट महसूस हो रही होती है कि कोई उन्हें मारने के लिए आने वाला है। जिन्हों उनसे कहता है, मुझे कुछ महसूस हो रहा है, यहाँ से जल्दी से निकलो। वो वापस भागना शुरू करते हैं। वो तीनों भी भागते हुए जा रहे होते हैं कि ताइशिक सीधा पहले बी रैंक की हंटर यानी कि जूही पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो जैसे ही अपने नाइफ से जूही को मारने लगता है, जिन्हों पीछे की तरफ मुड़ जाता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है। ताइशिक कहता है, ये तो बहुत ज्यादा फास्ट है। जिन्हों से कहता है, तुम क्या करने लगे थे? ताइशिक अपने हाथ को छुड़वाते हुए पीछे की तरफ जंप करता है। ताइशिक कहता है, तुमने मेरे ब्लाइंड अटैक को रोक लिया, तुम्हारे पास कौन सी स्ट्रेंथ है? वाकई में तुम्हारे सेंसेस तो बहुत ज्यादा शार्प हैं। हालांकि मेरे ऑर्डर्स ये थे कि मुझे किसी भी दूसरे हंटर्स के साथ फाइट नहीं करनी, लेकिन मुझे लगता है कि ये बी रैंक की हीलर मेरे रास्ते में रुकावट बन सकती है, इसलिए मैं पहले इसे मारना चाहता हूँ। जूही बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है? ताइशिक उनसे कहता है, मैं तुम तीनों को यहीं पर मारने वाला हूँ, बिल्कुल उन सब की तरह जिनको मैंने पहले मार दिया है।
मिस्टर सोंग उसे कहते हैं, तुम तो गिल्ड के मेंबर हो, तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? जिनवू पीछे की तरफ देखता है। जख्मों में चूर, खून से लथपथ मिस्टर किम बैठे होते हैं। जिनवू जूही से कहता है, जूही जल्दी से इसको हील करो, ये अभी जिंदा है। जूही डरकर वहीं पर खड़ी होती है। जिनवू चिल्लाकर उसे कहता है, जल्दी करो, इसे हील करो, क्या तुम्हें आवाज नहीं आ रही? जूही भागती हुई उसके पास जाती है और उसे अपनी मैजिकल पावर से हील करना शुरू करती है। मिस्टर किम उनसे कहते हैं, तुम लोग मुझे नहीं बचा पाओगे, मुझे पता है मैं मरने वाला हूँ। मिस्टर किम जूही का हाथ पकड़ लेते हैं और उसे कहते हैं, तुम्हें अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए, मेरा बहुत ज्यादा ब्लड बह चुका है, मैं नहीं बचूंगा। जिनवू चिल्लाकर उसे कहता है, मिस्टर किम तुम्हें जीना होगा, तुमने कहा था तुम्हारी फैमिली है, तुम्हें उनके लिए जीना है, उनके लिए ना सही फिर भी तुम्हें जीना होगा। अगर तुम मर गए तो मैं नफरत किससे करूंगा? मिस्टर किम जिनवू से कहते हैं, मुझे माफ कर दो, मैं वाकई में तुमसे माफी मांगना चाहता था। हालांकि मैंने सोचा था कि रेड के खत्म होने के बाद अपना सर झुकाकर तुमसे माफी मांगूंगा, लेकिन अगर यहाँ पर मैंने अपने सर को नीचे किया तो मेरा ब्लड बहुत ज्यादा बह जाएगा, जिसकी वजह से मैं फौरन मर जाऊंगा और मैं माफी नहीं मांग पाऊंगा। इसीलिए मैं तुम्हें इसी तरह बैठे बैठे माफी मांग रहा हूँ। और साथ ही मिस्टर किम रोते हुए उससे कहते हैं, जिनवू प्लीज मुझे माफ कर देना, और अपने सर को नीचे झुका लेते हैं, जिसकी वजह से फौरन उनकी मौत हो जाती है। जिनवू ताइशिक से कहता है, तुमने इसको क्यों मारा? ताइशिक उसे कहता है, मुझे नहीं पता, शायद किसी मॉन्स्टर ने मारा होगा। वैसे मेरी स्टोरी तो ये है कि डंजन के अंदर बहुत सारे मॉन्स्टर्स थे जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल थे, उन्होंने बहुत सारे हंटर्स को मार डाला। पहले तो मैंने यही स्टोरी सोची थी, लेकिन अब मुझे अपनी स्टोरी चेंज करना होगी। मैं बाहर जाकर यही रिपोर्ट करूंगा कि वो तीनों मुजरिम आजाद हो गए थे और अपनी भागने की कोशिश के दौरान उन तीनों ने तुम सब लोगों को मार डाला, और मैं जो कि पहले बॉस के साथ फाइट कर रहा था, जैसे ही मुझे पता चला मैं उन तीनों के पीछे गया और इन तीनों को भी मार डाला। और क्योंकि मैं यहाँ पर एक बी रैंक का हंटर हूँ, वो तीनों सी रैंक के हंटर्स हैं, वो मुझे नहीं मार सकते, इसलिए मैंने अकेले ही बॉस को भी मारा और बाकी सबको मारकर यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा। तुम तीनों को क्या लगता है बाहर के लोग इस स्टोरी पर यकीन करेंगे या नहीं? जिनवू उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। मिस्टर सोंग उसे कहते हैं, ये बहुत पावरफुल है, तुम यहीं पर रुको, मुझे इसका सामना करने दो। मिस्टर सोंग सोचते हैं, ये एक बी रैंक का हंटर है, मेरे जैसे सी रैंक के हंटर से ये तो कभी भी नहीं हारेगा, और ऊपर से ये एक असैसिन टाइप हंटर है, मैं इसकी स्पीड का मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। लेकिन क्योंकि ये एक असैसिन टाइप है, इसलिए इसका डिफेंस बहुत ज्यादा वीक होगा। क्या पता अगर मैं अपने मैजिक से सिर्फ एक ही इस पर हिट कर सकूं तो मैं जीत जाऊं। मिस्टर सोंग आगे बढ़ते हैं और मिस्टर किम की तलवार को उठा लेते हैं और ताइशिक से कहते हैं, काफी अरसा हो गया मैंने किसी इंसान के अलावा अपनी तलवार नहीं उठाई। मिस्टर सोंग जूही से कहते हैं, मुझे एक फिजिकल बफ दो अपनी मैजिकल पावर्स को इस्तेमाल करते हुए। जूही अपनी मैजिकल पावर्स को इस्तेमाल करते हुए मिस्टर सोंग को फिजिकल बफ देती है, लेकिन साथ ही वो ये सोच रही होती है, मिस्टर सोंग तो एक मैजिक टाइप है, लेकिन ये इस वर्ड का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? ताइशिक भी मिस्टर सोंग से कहता है, तुम तो एक मैजिशियन टाइप हो, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरा मुकाबला कर पाओगे? मिस्टर सोंग उसे कहते हैं, मुझे पता है फिजिकल स्ट्रेंथ वाले बफ एक मैजिशियन के ऊपर काम नहीं करते, लेकिन अभी के लिए हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। मिस्टर सोंग कहते हैं, मैं इसके सामने बिल्कुल भी बेकार हूँ, क्योंकि ये एक असैसिन टाइप है, ये तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक कार के इंजन को एक बाईसाइकिल में इंस्टॉल कर दिया जाए और तेजी से पैडल चलाए जाए। जूही के स्ट्रेंथ बफ की वजह से मैं अपने कंट्रोल खो सकता हूँ, इसलिए अगर मैंने अपनी स्पीड को कंट्रोल नहीं किया तो मैं मर भी सकता हूँ। वो भी अपनी सोच में गुम होते हैं कि उसी वक्त ताइशिक आगे बढ़ता है, उन पर अटैक करता है। मिस्टर सोंग अपनी तलवार को सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करते हैं। ताइशिक उनसे कहता है, ये तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि एक असैसिन टाइप का हंटर एक मैजिशियन टाइप के हंटर के सामने बहुत ज्यादा पावरफुल है, और तुमने अपने लिए वेपन का चुनकर बहुत ही अच्छा किया, लेकिन एंड पर तुम सिर्फ मरने वाले हो। ये वेपन भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा, क्योंकि अगर अपने मैजिक में भी तुम डी लेवल के नहीं हो तो तुम तलवार से भी कुछ नहीं कर पाओगे। मिस्टर सोंग अपनी तलवार को घुमाते हुए उस पर अटैक करते हैं। ताइशिक जल्दी से अपनी शैडो मूवमेंट्स को इस्तेमाल करते हुए दूर चला जाता है और उसे कहता है, बाप की वजह से तुम्हारी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ गई है, चलो मेरी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। मिस्टर सोंग कहते हैं, अगर मैं थोड़ा सा अपनी स्पीड को बढ़ा लूं तो मैं इस तक पहुंच सकता हूं। वो फिर से स्पीड के साथ उस पर अटैक करते हैं, लेकिन वो वहां से गायब हो जाता है। ताइशिक हंसते हुए उनसे कहता है, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है कि अपने मैजिक को छोड़कर एक वेपन पकड़ लिया जाए, लेकिन तुम ऐसा कभी नहीं कर पाओगे। ताइशिक मिस्टर सोंग के कंधे पर अटैक करते हुए उनके पास से गुजर जाता है और उन्हें पता भी नहीं चलता। ताइशिक मिस्टर सोंग से कहता है, क्या तुमने कभी किसी गिल्ड में ऐसे हंटर के बारे में सुना है जो कि मैजिक भी यूज करता हो और तलवार भी यूज करता हो? मैंने तो कभी नहीं देखा। मिस्टर सोंग जैसे जख्मी होते हैं, जूही उनको वैसे ही हील कर देती है। ताइशिक कभी भी जूही की तरफ देख रहा होता है और कहता है, ये मैजिक हीलर तो बहुत ज्यादा मसला करने वाली है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये तो अपने जख्मों को हील करके फिर से मुझसे फाइट करने के लिए आ जाएगा, इसलिए मुझे सबसे पहले इस हीलर को मारना होगा। ताइशिक फिर से जूही पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। उसी वक्त मिस्टर सोंग पीछे से उस पर अटैक करते हैं और कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक तलवारबाज को अपनी पीठ दिखाने की? तुम्हारा मुकाबला मुझसे हो रहा है, मुझसे फाइट करो। ताइशिक जल्दी से पीछे की तरफ घूम जाता है और अपने हंजर को सामने करते हुए उनके अटैक को ब्लॉक करता है। ताइशिक मिस्टर सोंग से कहता है, तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम कोई आम बूढ़े तलवारबाज हो। मिस्टर सोंग उसे कहते हैं, हाँ तुम्हें ऐसे देखकर लग नहीं रहा होगा, लेकिन मेरे पास एक एस रैंक का हंटर है जो कि मुझसे ट्रेनिंग लेने के लिए आता है। अगर मेरी बॉडी तुम्हारी स्पीड से मैच नहीं कर सकती, लेकिन मेरे स्किल्स बहुत ज्यादा है, तुम उनका सामना नहीं कर पाओगे।
ताइशिक हंसते हुए उनसे कहता है लेकिन हर किसी की एक लिमिट होती है, और साथ ही वो अपनी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ा लेता है और मिस्टर सोंग से कहता है तुम्हें क्या लगता है कि एक मैजिशियन एक असैसिन टाइप के हंटर के स्पीड से मैच कर सकता है? और वो बड़ी ही तेजी के साथ मिस्टर सोंग पर चारों तरफ से अटैक करता है और उनकी पूरी बॉडी को जख्मी कर देता है। ताइशिक उनसे कहता है अगर तुम किसी और से फाइट कर रहे होते तो तुम जरूर जीत जाते, लेकिन मेरा रैंक तुमसे ज्यादा है और मेरी पावर बहुत ज्यादा है, और एक मैजिक टाइप का हंटर वो तो मेरी मूवमेंट्स को भी नहीं देख सकता अगर मैं अपनी फुल स्पीड को इस्तेमाल करूं। मिस्टर सोंग वहीं पर जमीन पर बैठ जाती हैं। जूही भागती हुई उन्हें हील करने के लिए आगे बढ़ती है। मिस्टर सोंग उसे इशारा करते हैं नहीं रहने दो, पीछे रहो। ताइशिक उनके सर पर खड़ा हो जाता है और कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें समझ आ चुकी है कि तुम मेरा मुकाबला नहीं कर पाओगे, चलो फिर तुम्हारी कहानी को यहीं पर खत्म करते हैं। ताइशिक अपने हंजर से जैसे ही उनकी गर्दन पर अटैक करने वाला होता है, मिस्टर सोंग अपने मैजिक अटैक को इस्तेमाल करते हैं। मिस्टर सोंग के पास जितनी भी मैजिकल पावर होती है वो उसे एक ट्रैप में बदलकर फुल पावर से उस पर अटैक करते हैं। मिस्टर सोंग सामने की तरफ देखकर कहते हैं क्या मेरे अटैक ने काम किया, लेकिन ताइशिक वहाँ से दूर चला जाता है क्योंकि ताइशिक की स्पीड बहुत ज्यादा है। ताइशिक फिर से उनके सर पर आकर खड़ा हो जाता है और उनसे कहता है तुम तो एक मैजिशियन टाइप हो, ये बात मुझे पहले से पता थी, लेकिन तुम एक तलवार पकड़कर अपने स्किल्स को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हें क्या लगा इस तरह तुम मुझे ट्रैप में फंसा लोगे? मिस्टर सोंग अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और कहते हैं मुझे लगता है कि मेरा अंत आ चुका है। ताइशिक फिर से अपनी तलवार को ऊपर की तरफ उठाता है और मिस्टर सोंग पर अटैक करता है, लेकिन उसी वक्त जिनवू आगे बढ़ता है और अपने हंजर से उसकी तलवार के अटैक को रोकता है और ताइशिक को पीछे की तरफ धकेल देता है। ताइशिक उसे कहता है तुम फिर से बीच में क्यों आ रहे हो? आखिर तुम हो कौन? तुम्हारा रैंक क्या है? जिनवू से कहता है मेरा नाम संग जिनवू है और मैं एक ई रैंक का हंटर हूँ। ताइशिक उसे कहता है तुम एक ई रैंक के हंटर नहीं हो सकते, ये मैं कैसे मान लूं? तुम्हारी स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा है। ताइशिक कहता है अगर तुम एक पावर टाइप हंटर हो तो तुम्हारे लिए ये आसान है। एज अ ई रैंक हंटर तुम ऐसा कर सकते हो, लेकिन तुमने मेरे अटैक्स को 2 बार रोका है, वो भी स्पीड के साथ। तुम एक पावर टाइप नहीं हो सकते। क्या तुम भी एक असैसिन टाइप हंटर हो? लेकिन तुम एक असैसिन टाइप भी नहीं हो। ताइशिक हंसते हुए कहता है मुझे लगता है कि तुम अपने रैंक को छुपा रहे हो, तुम एक फॉल्स रैंकर हो। मिस्टर सोंग जिनवू की तरफ देखते हैं और कहते हैं ये एक फॉल्स रैंकर कैसे हो सकता है? मैं इसे एक लंबे अरसे से जानता हूँ, ऐसा नामुमकिन है, ये एक फॉल्स रैंकर नहीं है। ताइशिक फिर से कहता है तुम एक फॉल्स रैंकर भी नहीं हो सकते, क्योंकि अगर तुम फॉल्स रैंकर होते तो जिसको भी तुम्हारे बारे में पता है तुमने उसे मार डालना था। तो मेरे पास सिर्फ एक ही आंसर बचता है, इसका मतलब तुम एक डबल अवेकनर हो। ये बात सुनते ही मिस्टर सोंग और जूही दोनों ही हैरान हो जाते हैं। ताइशिक कहता है तुम्हारे दोस्तों के रिएक्शन को देखकर लगता है तुम अभी रीअवेकन हुए हो और इन लोगों को अभी तक नहीं पता। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हारे पास अभी इतना ज्यादा फाइटिंग एक्सपीरियंस नहीं है। तो इस सूरत में मैं तुम्हें एक लेसन सिखाता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा सुपीरियर हूँ। तुम्हें बताता हूँ कि कैसे किसी को मारते हैं। जिनवू उससे पूछता है तुमने ये सब कुछ क्यों किया है? ताइशिक उसे कहता है तुम किस बारे में पूछ रहे हो कि मैंने उन कैदियों को क्यों मारा? जिनवू उसे कहता है मैं इस सब के बारे में पूछ रहा हूँ, तुमने बाकी सबको क्यों मारा? ताइशिक हंसते हुए उसे कहता है तुम्हारा चेहरा तो बहुत ज्यादा डरावना है, तुम्हें क्या लगता है इस तरह तुम मुझे डरा सकते हो? मैंने उनको कोई मजे के लिए नहीं मारा, मुझे ऑर्डर दिया गया था, इसलिए मैंने ऐसा किया है। और साथ ही एक बैकग्राउंड सीन दिखाते हैं, वहीं पर जहाँ पर वो शख्स उसे पैसे दे रहा होता है, वो शख्स असल में एक गोल्ड की कंपनी का सीईओ होता है। वो ताइशिक को 2 बिलियन वॉन देता है। ताइशिक उसे कहता है मुझे इसके अलावा 1 बिलियन वॉन और चाहिए ताकि मैं बाकी के हंटर्स को भी ठिकाने लगा सकूं। साथ ही वो उससे पूछता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? वो शख्स उसे कहता है तुम्हारे पास जो 3 कैदी हैं उनमें से एक कैदी ने मेरी बेटी के साथ बहुत ही गलत किया, जिसकी वजह से मेरी बेटी इतनी ज्यादा घबरा गई कि उसने खुद को फांसी लगा लिया। उसकी मौत की वजह से उसकी माँ ट्रॉमा में है और वो अभी भी हॉस्पिटल में है। अब क्योंकि वो एक हंटर है इसलिए उसे सिर्फ कुछ सालों की ही सजा दी जाएगी। मैं नहीं चाहता कि वो आजाद होकर सड़कों पर घूमे फिरे। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे डंजन के अंदर मार डालो। फिर हमारी स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है। ताइशिक उसे कहता है अब मैं उसको मना नहीं कर सकता था, वो तो बेचारा एक बाप था जो अपनी बेटी का बदला लेना चाहता है। मैंने रकम बढ़ाकर उसको मना करने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे ज्यादा पैसे देकर खरीद लिया और अब मुझे किसी भी तरह इस डील को पूरा करना ही है। जिनवू से कहता है मुझे तो नहीं लगता कि तुम हमें यहाँ से जिंदा जाने दोगे। तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर तो लगता है तुम हमें सबक सिखाना चाहते हो और बताना चाहते हो कि यहाँ पर कौन ज्यादा पावरफुल है। तो मैंने अपना फैसला कर लिया है, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। मुझे तुम्हारे किसी भी वर्ड पर यकीन नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले तुम अपने किए हुए मर्डर को छुपाने के लिए स्टोरीज बना रहे थे और तुम्हें लगता है कि हम लोग तुम्हारी बात मान जाएंगे। और उसी के साथ ताइशिक बड़ी स्पीड के साथ जिनवू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जिनवू भी अपने हंजर को सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करता है। ताइशिक हंसते हुए जिनवू से कहता है अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग मेरी बात मानते हो या फिर नहीं, तुम्हें मुझ पर यकीन है या नहीं, तुम सब लोग मरने वाले हो। जिनवू ताइशिक से कहता है इस तरह तो तुम्हें भी अपनी फिक्र करनी चाहिए। ताइशिक उसे कहता है इस बात का क्या मतलब है? जिनवू से कहता है क्योंकि बहुत ही जल्दी तुम भी मरने वाले हो। ताइशिक जिनवू से कहता है मुझे नहीं पता कि तुम्हारी रीअवेकनिंग के बाद तुमने ई रैंक से ऊपर कितने रैंक हासिल किए हैं, लेकिन एक मॉन्स्टर को मारना और एक इंसान को मारना बहुत ज्यादा डिफरेंट होते हैं। जिनवू आगे बढ़ता है और उस पर अटैक करता है। ताइशिक अपनी स्टाइल को इस्तेमाल करते हुए जल्दी से वहाँ से गायब हो जाता है और उसे कहता है तुम तो बहुत ज्यादा स्लो हो। जबकि जिनवू उसकी तरफ देखता है और कहता है तुम तो वाकई में फास्ट हो।
वो दोनों बहुत ही स्पीड के साथ फाइट कर रहे होते हैं। मिस्टर सॉन्ग उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, मुझे तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा, ये दोनों तो बहुत ज्यादा फास्ट है। मिस्टर सॉन्ग जिन्हों की तरफ देखते हैं और कहते हैं, ये तो बिल्कुल भी वो बच्चा नहीं लग रहा जिसे मैं जानता था। ताइशिक कहता है, मैंने जो पैसे लिए हैं वो तो बहुत ही कम है, मुझे इस जॉब के लिए और ज्यादा पैसे लेने चाहिए थे, लेकिन मुझे क्या पता था कि एक सी रैंक के डंजन में मुझे तुम जैसे हंटर से सामना करना पड़ेगा। ताइशिक सोचता है, हम दोनों की स्पीड तो बिल्कुल सेम लेवल पे पहुंच चुकी है। ताइशिक जिन्हों से कहता है, अगर ये तुम्हारी फास्टेस्ट स्पीड है तो तुम बहुत ज्यादा स्लो हो, क्योंकि मेरी स्पीड अभी तुमने देखी ही नहीं। जूही जो कि जिन्हों के पीछे होती है, वो अपनी मैजिकल पावर्स को इस्तेमाल करते हुए जिन्हों को एक बूस्ट देती है। ताइशिक कहता है, मैं तो पहले इस बी रैंक की हंटर को मारना चाहता था, क्योंकि मुझे पता था ये मेरे लिए मसला क्रिएट करेगी। जूही के बूस्ट के बाद जिन्हों की स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है और वो दोनों फिर से फाइट करना शुरू कर देते हैं। फाइट के दौरान ताइशिक जिन्हों से कहता है, अगर तुम अपनी हीलर को प्रोटेक्ट करना चाहती हो तो तुम्हें अभी जाना होगा। साथ ही वो अपने हंजर को जूही की तरफ फेंकता है। जैसे ही उसका हंजर जूही को लगने लगता है, उसी वक्त मिस्टर सॉन्ग उसके सामने आ जाते हैं और अपनी तलवार से उसके हंजर को ब्लॉक करते हैं और जूही को बचा लेते हैं। जिन्हों जूही की तरफ देख रहा होता है, उसी वक्त ताइशिक उस पर अटैक करता है और जिन्हों को काफी ज्यादा जख्मी कर देता है। जिन्हों के जख्मी होने के बाद जिन्हों ताइशिक से कहता है, क्या तुम मुझे मारने का अपनी इंटेंशन को थोड़ा सा कम कर सकते हो, क्योंकि जिन्हों के पास एक विंडो ओपन हो जाती है जिसमें उसे कहा जाता है कि अपने दुश्मन को मारो नहीं तो तुम मारे जाओगे। जिन्हों कहता है, मुझे लगता है जब कोई मुझे मारना चाहता है तभी मेरा सिस्टम एक्टिवेट होता है, ये मुझे फिर से कह रहा है कि इस बंदे को मार डालो वरना तुम मारे जाओगे। जिन्हों कहता है, अब जबकि सिस्टम ने मुझे कह दिया है अब तो मुझे इसे मारना ही होगा चाहे कुछ भी हो जाए। ये देखकर ताइशिक बहुत सा हैरान हो जाता है और कहता है, मैं एक बी रैंक का हंटर हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस ज्यादा है, मैं एक असैसिन टाइप हूँ, लेकिन फिर भी ये मुझसे डर क्यों नहीं रहा। जिन्हों कहता है, मुझे तो अपने सिस्टम का शुक्रिया अदा करना चाहिए, उसने मुझे इसको मारने की एक और वजह दे दी है। पहले इसने जूही को मारने की कोशिश की। साथ ही जिन्हों फिर से आगे बढ़ता है और ताइशिक पर अटैक करता है।